वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड का जिला अध्ययन कर रहे थे। जिला अध्ययन में हम लोग अभी तक जो जिले कवर कर चुके हैं उनमें देहरादून, टिहरी, गढ़वाल कवर कर चुके हैं और साथ ही साथ हम लोगों ने चमोली जनपद का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था और आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि चमोली जनपद बहुत बड़ा है, ठीक है, और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखनी है। इसमें ऐतिहासिक अध्ययन भी हम कर चुके हैं, नेशनल हाईवे भी कर चुके हैं और हम इसके साथ साथ कुछ पर्यटक स्थल देख रहे थे जिसमें हमने गोपेश्वर, जोशीमठ, ठीक है, ये चित्रों के माध्यम से भी देखा था और अच्छे से हमने स्टडी भी किया था और कर्णप्रयाग तक हम लोगों ने कवर किया था। और कर्णप्रयाग के बाद हम लोगों ने ये देखा था कि किस प्रकार से ये अलकनंदा और पिंडर नदी संगम होता है। उसके बाद हमने कुछ प्रश्न किए थे। ठीक है, तो अब आज आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग देखते हैं कुछ प्रमुख और पर्यटक स्थल, ठीक है, जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले अब आज के जो सेशन में जो पर्यटक हम लेके चल रहे हैं, तो 4 हम कवर कर चुके थे, 5वें नंबर पर लेके चल रहे हैं ग्वालदम। ठीक है, ग्वालदम बेसिकली ये आपका स्थित है, आपका जैसे अल्मोड़ा और बागेश्वर के थोड़ा सा ऊपर स्थान है, वहाँ पर स्थित है। मैं आपको चित्र के मध्य दिखाना चाहता हूँ। जैसे ही हम, ये थराली है, थराली से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो थोड़ा सा नीचे यहाँ पर ये जो जगह, ये तो अल्मोड़ा हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो मैं आज इस समय मार्क कर रहा हूँ ये हो जाएगा ग्वालदम। ठीक है, ग्वालदम बेसिकली चाय और आपका इसके लिए सेब की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, ये हम देखेंगे। और एक महत्वपूर्ण इसमें जो आपको जानकारी देनी चाहिए, 1970 में एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र जो ग्वालदम में स्थित है उसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो बड़े अच्छे से याद रखेंगे, 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देख लेते हैं ये ग्वालदम। ग्वालदम में देखिए, मैंने जैसे बताया चाय और सेब का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, तो ये चाय का एक बागान है, बहुत ही सुंदर प्रदेश है। आज आपको जितने भी पर्यटक स्थल है आज अच्छे से भ्रमण कराएंगे। अगर आपने नहीं घूमे हैं, चाहे मंदिर हो चाहे कुछ भी, आप बड़े अच्छे से भ्रमण करेंगे चित्रों के माध्यम से। ठीक है, तो ये ग्वालदम चाय का एक दृश्य हो गया। ठीक, और ग्वालदम को बता चुके कहाँ पर स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं, माणा गांव बहुत ही इंपॉर्टेंट गांव हो जाता है माणा गांव। इनको इसके बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे किस प्रकार से माणा गांव में कुछ प्रमुख स्थान स्थित है। ठीक है, तो अगर मैं माणा गांव की बात करूं तो माणा गांव अगर लगभग मैं इसी मैप को यूज़ करूं, ठीक है, तो ये आपका जोशीमठ और चमोली का इलाका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर करीब ये जो जगह है, यहाँ पर आपका माणा गांव स्थित है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, माणा गांव के बारे में कुछ बात करते हैं। माणा गांव देखिए एक अंतिम सीमावर्ती गांव है। ठीक है, इसे भारत का अंतिम गांव कहा जाता था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में गवर्नमेंट ने इसको भारत के प्रथम गांव की संज्ञा दी है। ठीक है, ये करंट का भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बद्रीनाथ धाम जो है, हमारा बद्रीनाथ मंदिर है जो, ठीक है, पंचबद्री में से एक प्रमुख बद्री, विशाल बद्री भी कहते हैं, जो अभी हम चर्चा करने वाले जिसके बारे में, तो वहाँ से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, बद्रीनाथ जो धाम से नीचे आप जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं माणा, बद्रीनाथ से ऊपर की तरफ जाते हैं माणा, तो वहाँ पर केशव प्रयाग स्थित है। ठीक है, केशव प्रयाग में क्या होता है, सरस्वती और अलकनंदा का संगम होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपको यहाँ पे 2 चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, 2 चीज़ें, पहली बात जो केशव प्रयाग है, केशव प्रयाग जो उत्तराखंड में स्थित पंच प्रयाग है। पंच प्रयाग आपको पता ही है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग और कर्णप्रयाग। इनमें से केशव प्रयाग पंच प्रयागों में नहीं आता है, लेकिन पूछा जाता है कि केशव प्रयाग में कौन कौन सी नदी का संगम होता है, तो सरस्वती और अलकनंदा का संगम होता है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद इसी माणा गांव में 2 विशाल शिलाओं से निर्मित भीम पुल भी स्थित है। ठीक है, पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, फिर धीरे धीरे चर्चा करते हैं। ये देखिए, यहाँ अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ तो ये देखिए लिखा हुआ बोर्ड लगा हुआ आपका लास्ट इंडियन विलेज सीमांत ग्राम माणा। ठीक है, और अगर इसका एक बहुत ही सुंदर चित्र आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये चित्र हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पर आप केशव प्रयाग, जिसकी मैंने आपको बात करी थी, केशव प्रयाग जहाँ पर अलकनंदा और सरस्वती का संगम होता है, तो ये कौन सा स्थान हो गया, केशव प्रयाग। इसी के साथ अगर आप और चीज़ें देखना चाहते हैं इसके साथ, तो यहाँ पर देखिए इसी बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर हम एंट्री करते हैं माणा गांव में, तो दिखाया जाता है कि केशव प्रयाग 600 मीटर दूर स्थित पर है। एक वसुधारा जलप्रपात है, जो जलप्रपात हम पढ़ेंगे वो कितनी दूर स्थित है। सतोपंथ जो ग्लेशियर है वो आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ कुछ गुफाएं हैं, व्यास गुफा, मुचकुंद गुफा, ये भी हम इसे देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें माणा गाँव से बिल्कुल समीप पर स्थित हैं। ठीक, ओके, और जो मैं आपको भीम पुल की बात कर रहा था, ये भी कहाँ पर स्थित है, माणा गाँव में ही स्थित है। ठीक है, चलिए, अच्छा दूसरी बात, अब आगे देखते हैं हम लोग। माणा गांव में मुचकुंद गुफा स्थित है, ये हम चर्चा कर ही चुके हैं अभी चित्र के माध्यम से। साथ ही साथ नई बात जो है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये पहले भी स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं कि चमोली गांव में, चमोली के माणा गांव में जल प्रलय के बाद
सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा करी और यहीं से सृष्टि का पुनः आरंभ हुआ। ठीक है, ये माणा गांव के बारे में कुछ आपकी चर्चा करी थी जो आवश्यक थी। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ आपने बता दिया आपको। एक तो अंतिम सीमावर्ती गांव है, ठीक है। दूसरा केशव प्रयाग यहाँ पर स्थित है, जहाँ पर सरस्वती अलकनंदा का संगम होता है। दो विशाल शिलाओं से निर्मित भीम पुल है, ये भी स्थित है। व्यास गुफा व मुचकुंद गुफा भी स्थित है। 5 गुफाएं वो पढ़ेंगे हम लोग और आगे। ठीक है, और फिर ये जो चीज़ें बताई थी कि जो हमारे पुराणों में मान्यता है, ऋग्वेद के अनुसार सप्त ऋषियों ने यहाँ पर अपने प्राणों की रक्षा करी और सृष्टि का पुनः आरंभ हुआ था। ठीक है, ये चीज़ हम देख चुके हैं। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो मैंने आपको क्या चीज़ बता दी, एक तो ये सारी चीज़ बता दी आपको मैंने, केशव प्रयाग भी बता दिया, और ये कुछ चीज़ें जो यहाँ पर आपके बोर्ड लगा हुआ है वो आपको बता दिया। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे आगे, तो ये व्यास गुफा स्थित है। ठीक है, इसी व्यास गुफा के बारे में हमने चर्चा करी थी। यहाँ पर वेद व्यास ने महाभारत की रचना करी थी। अगर हम इस गुफा के अंदर जाते हैं तो कुछ इस प्रकार का हमें चित्र मिलता है। ठीक है, वेद व्यास जी की मूर्ति है। ठीक है, और यहाँ पर वेद व्यास जी ने किसकी रचना करी थी? महाभारत की रचना करी थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चित्रों के माध्यम से आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आती है, क्योंकि हमारी ह्यूमन टेंडेंसी साइकोलॉजी होती है। ठीक है, हमें पिक्चर्स ज़्यादा याद रहती हैं और लिखे हुए मैटर्स ज़्यादा, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक अगला बहुत ही प्रमुख पर्यटक स्थल कवर करते हैं। बहुत ही प्रमुख पर्यटक स्थल है उत्तराखंड के, एक आप क्या कहते हैं कि साहसिक खेल और स्कीइंग खेल महोत्सव जहाँ पे आयोजन किया जाता है, ओली। ठीक है, ओली नामक स्थान साहसिक खेलों और स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि यहाँ पर जो आपका रज्जू मार्ग, ठीक है, रज्जू मार्ग की जो स्थापना शुभारंभ करी गई थी, कब की गई थी? 1983 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा करी गई थी। और वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो गुरसो नामक बुग्याल है, गुरसो नामक बुग्याल एग्जाम में कई बार पूछा गया है, डायरेक्टली पूछा गया है, गुरसो नामक बुग्याल कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन बनता है चमोली में स्थित है, या फिर सेकंड बोल सकता है कि पर्टिकुलर स्थान अगर ज़्यादा डीप में पूछे तो ओली में स्थित है, ओली के समीप स्थित है। और दूसरी बात जो आपको याद रखने वाली, ईयर वाली बात है, एक तो 1983 आपने याद कर लिया। दूसरा, स्कीइंग खेल महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी? तो 1987 में की गई थी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखने वाली बात है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ मैप में इसको चीज़ें देख लेते हैं, ओली को भी हम लोग। अगर हम जोशीमठ, जैसे ही आपको दिख रहा होगा जोशीमठ, जोशीमठ से थोड़ा सा अगर नीचे आते हैं हम लोग, ठीक है, जोशीमठ से ज़रा सा नीचे आने पर हमें यहाँ पर जो अब मैं जगह जो मार्क कर रहा हूँ ये पॉइंट से, यहाँ पर ओली बुग्याल स्थित है। ठीक है, और इसी के पास ही ओली नामक जगह स्थित है, और इसी के पास में गुरसो नामक बुग्याल स्थित हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने लोकेशन देख ली। अब देखते हैं ओली के बारे में कुछ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर स्कीइंग खेल महोत्सव जो 1987 में प्रारंभ हुए थे, बहुत अच्छा होता है। और ये जो बुग्याल है ना, गुरसो बुग्याल, ये है गुरसो बुग्याल। ठीक है, गुरसो बुग्याल, ये बेसिकली क्या होता है कि अभी तो आपको हरा भरा दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, विंटर सीजन आता है, ये पूरा बर्फ से ढक जाता है। ये बर्फ दिख रही है आपको, ये गुरसो बुग्याल के ऊपर ही ढकी हुई बर्फ है। ठीक है, तो ये ओली का एक सुंदर चित्र आपको देखने को मिल रहा है। अगला देखते हैं गोचर। ठीक है, गोचर बेसिकली अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, एक बहुत ही प्रमुख स्थान है गोचर। ठीक है, एक पर्यटक स्थल भी कह सकते हो, प्रमुख स्थान भी कह सकते हो। गोचर के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, गोचर मेला। ठीक है, गोचर मेला एक व्यापारिक मेला है। ठीक है, तो जो आपका ऐतिहासिक काल था, उस समय जो उत्तराखंड के लोगों को अपना जो व्यापार करना होता था, अपने सामान बेचना होता था, उसके लिए कई प्रकार के मेलों का भी आयोजन किया जाता था। उसी प्रकार एक गोचर मेला, जिसका शुभारंभ किया था कमिश्नर बर्नेडी, तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर थे बर्नेडी ने, इन्होंने किया था, और यह एक व्यावसायिक मेला है। ठीक है, और इसका आप चित्र भी देख सकते हैं आप आराम से। ठीक है, और देखिए गोचर मेला किस प्रकार से, यहाँ पर एक चित्र है, यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और खुला मैदान है गोचर में, मेले का आयोजन किया जाता है, और वहाँ पर लोग अपनी वस्तु लेकर आते हैं और खरीदारी और व्यवसाय आदि के काम का बात करते हैं और अपना कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा, जिससे हमारा चमोली जनपद बहुत प्रसिद्ध है, पंचबद्री। पंचबद्री में महत्वपूर्ण बद्री जिसे आप कहते हैं, जो बद्रीनाथ। ठीक है, तो हम पंचबद्रियों की बात करेंगे तो उत्तराखंड में कौन कौन सी बद्री हैं उनको हम देखेंगे, उसके बाद पंचबद्रियों की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको बताता हूँ कि पंचबद्री में कौन कौन से बद्री उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो पंचबद्रियों में सबसे पहले जो हमारा आता है बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ स्थित हो जाएगा। बद्रीनाथ के थोड़ा सा अगर इसी में अलकनंदा के तट पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाता है योग ध्यान बद्री। ठीक है, योग ध्यान बद्री से और अगर हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है वृद्ध बद्री। ठीक है, 3 बद्री हमारे हो गए। ठीक है, वृद्ध बद्री के थोड़ा सा अगर इस साइड हम जाएंगे, इस हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको भविष्य बद्री दिखेगा। ठीक है, मैप में तो आपको बहुत कम दूरी पे दिख रहा है, लेकिन बहुत दूर दूर स्थान है। ठीक है, और अगर मैं इन्हीं को एक लाइन से अगर खींचते हुए जाऊँ तो लगभग लगभग यहाँ पर ही आपका आदि बद्री स्थित हो जाएगा। तो ये 5 बद्री है। अब इनके बारे में एक एक करके हम स्टडी करते हैं।
अगर हम पहले बद्री की बात करें तो पंच बद्रियों में जो बद्रीनाथ जो धाम स्थित है, जो उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं, ठीक है, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इनमें 4 धाम यात्रा में एक प्रमुख धाम हो गया बद्रीनाथ धाम, ठीक हो गया। और इसे विशाल बद्री के नाम से भी जाना जाता है। कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो हम कवर करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, ये चीज़ें आपने को बता दी, 4 धामों में से एक है, ठीक है। चारों धामों के नाम भी आपको मैंने बता दिए, फिर से बता देता हूँ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये 4 धाम, उनमें से एक बद्रीनाथ धाम स्थित है। लेकिन पंच बद्री जो स्थित है, उन पंच बद्रियों में से पहला बद्री, जिसे विशाल बद्री भी कहा जाता है, यह उत्तराखंड के 4 धामों में स्थित है। अब देखिए, दूसरा फैक्ट यह है कि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, बद्रीनाथ धाम कौन सी नदी के तट पर स्थित है। क्लियरली बात है, अलकनंदा तट पर स्थित है। अभी नदी तंत्र हम पढ़ेंगे, किस प्रकार से माणा से सरस्वती और अलकनंदा का संगम होता है, फिर कैसे विष्णुप्रयाग में आती है। नदी तंत्र हम कवर करेंगे, इसी में कवर करेंगे, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद अगर पुराणों की बात करें तो पुराणों में बद्रीनाथ को निम्न नामों से पुकारा गया है: योग सिद्धा, मुक्त पर्दा, बद्रिकाश्रम, विशाल बद्री आदि कहा गया। तो ये चीज़ें पूछा जा सकता है एग्जाम में, कोई भी एक उठा के आपको टर्म कह देगा कि बद्रिकाश्रम या मुक्त पर्दा, योग सिद्धा किसका नाम है, किसका नाम है, तो ऑब्वियसली बद्रीनाथ ही का नाम हो जाएगा, ठीक। फिर पूछा जाता है कि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन, ठीक है, नर और नारायण पर्वतों की बात करता है तो बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? नर और नारायण पर्वतों के मध्य में स्थित हो जाएगा, ठीक, ओके। एक और आपका फैक्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने किस कुंड से मूर्ति निकालकर बद्रीनाथ धाम की मुख्य प्रतिमा स्थापित करी थी? तो नारद कुंड, ठीक है, नारद कुंड से यह प्रतिमा निकालकर स्थापित करी गई थी, ठीक हो गया, ओके। फिर आगे एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, आगे क्वेश्चन बनता है कि बद्रीनाथ धाम मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये भी गलत हो गया, पवार वंश के राजा अजय पाल के द्वारा कराया गया था, ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। और बद्रीनाथ मंदिर को पूर्ण भव्य मंदिर बनाने का श्रेय किनको जाता है? कत्यूरी शासकों को जाता है, ठीक, ओके। अच्छा, बद्रीनाथ मंदिर के प्रमुख 3 भाग हैं: गर्भगृह, ठीक है, गर्भगृह हो जाएगा, मंडप हो जाएगा, सिंह द्वार। 3 मुख्य भाग बोले जाते हैं, इनको आप याद रखें। गर्भगृह तो हर मंदिर का आपको ज़्यादातर मंदिर का गर्भगृह आपको जानकारी होगी, मंडप भी आपने देखा होगा, सिंह द्वार, तो ये को याद रखना होगा, ठीक, ओके। और एक बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको याद रखना है वो ये है कि जो गर्भगृह में भगवान विष्णु की मूर्ति है, जो अभी हम देखेंगे, ठीक है, वो किससे निर्मित है? शालिग्राम नामक पत्थर से निर्मित हो जाएगा, ठीक है। और ये एक अगला फैक्ट है कि जो यहाँ पे पुजारी होते हैं, जो बद्रीनाथ धाम मंदिर में जो बहुत पुराने पुजारी हैं, ये तमिलनाडु के क्षेत्र से आए हुए पुजारी हैं, इनको रावल कहा जाता है, ठीक है। इनका मूल उत्पत्ति तमिलनाडु क्षेत्र हो गया, दक्षिण क्षेत्र आप कह सकते हो, ठीक। उसके बाद बद्रीनाथ मंदिर धाम जो है कौन सी शैली से निर्मित है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। तो इससे आपको एक भी फैक्ट मिस नहीं करना, जितने हम डिस्कस करें, तो शंकुधारी शैली से निर्मित हो जाएगा, ठीक है। और एक अंतिम जो फैक्ट है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शीतकालीन समय में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं, तो वहाँ जो उनकी पूजा कहाँ पर की जाती है? तो बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने पर इनकी जो पूजा की जाती है, वो पूजा की जाती है जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर में, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे, ठीक है, नरसिंह देव मंदिर अभी आगे आने वाला है मंदिर वाले में, ठीक है। तो ये कहाँ पे की जाती है? नरसिंह मंदिर में की जाती है, ठीक है। तो ये देखिए आप, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है, तो बद्रीनाथ धाम का ये चित्र, ठीक है, नर और नारायण पर्वतों के मध्य में स्थित है, भगवान बद्रीनाथ का ये मंदिर हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है, अलकनंदा नदी और यहीं पर नारद कुंड। और अगर मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो ये भगवान बद्री की ये मूर्ति आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम चित्रों के माध्यम से चीज़ों को भी याद रख सकते हैं, ओके। अब देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो बद्रीनाथ धाम से बिल्कुल निकटतम स्थित हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे पंचशिलाएँ हैं, पंचकुंड है, पंचधारा, ये पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो पहले हम पंच शिलाओं की बात करें, ठीक है। कुछ चित्र मैंने ऐड करे हैं, पाँचों को तो नहीं ऐड कर पाए, लेकिन जितने भी पॉसिबल थे ऐड करें। लेकिन ये पाँचों का पाँचों आपको नाम याद जरूर रखना है, ठीक है, पाँचों का नाम याद रखना है। नारद शिला, ठीक है, नारद शिला आप देख सकते हैं, ये चित्र में नारद शिला ये स्थित है। प्रमुख बहुत बड़े बड़े शिलाएं हैं जिनका नामकरण भी किया गया है प्राचीन समय से ही, ठीक है। गरुड़ शिला, ठीक है, गरुड़ शिला में आप ये देख सकते हैं, गरुड़ शिला। नरसिंह शिला, नरसिंह शिला ये देखिए, आप देखते हैं कि भगवान नरसिंह के अवतार जैसे पानी में डूबी हुई मूर्ति आपको दिखेगी यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए आप, ये नरसिंह शिला स्थित है, ठीक है। और 2 से 3 शिला हमने याद कर ली, नारद शिला, गरुड़ शिला, नरसिंह शिला, ठीक है। जहाँ भी आप बैठे हैं आप बोल के याद करेंगे, ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। और साथ नारद शिला, गरुड़ शिला, नरसिंह शिला, मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, नारद शिला, गरुड़ शिला, नरसिंह शिला। और साथ ही साथ 2 शिलाएँ और हैं, मार्कंड शिला और ब्रह्म कपाल शिला, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी शिला
चमोली जनपद में स्थित नहीं है या बद्रीनाथ के निकट स्थित नहीं है। तो इनमें 3 तो दे देगा, एक कोई और शिला दे देगा। तो आपको इन पांचों के बारे में पता होना चाहिए। तो पंचशिला हमने देख लिया, ठीक है। इसी के साथ पंचकुंड स्थित है, ठीक है। पहला तो नारद कुंड, जिसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं कि नारद कुंड से ही निकालकर बद्रीनाथ धाम की जो मूर्ति स्थापित करी थी, नारद कुंड से निकाल के स्थापित की गई थी। इसी के पास तप्त कुंड भी स्थित है, मानुषी कुंड, त्रिकोण कुंड, ठीक है। त्रिकोण कुंड हो गया। और इसी त्रिकोण कुंड में आप जान सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने यहाँ पे पूजा कर दी, तीनों स्थान में बैठकर, तीनों कोनों में। और एक सत्यपत्र कुंड, ठीक है। इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कुंड है नारद कुंड, तप्त कुंड, मानुषी कुंड, त्रिकोण कुंड और सप्तकुंड कुंड। 2-3 बार एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसी के साथ पंचधाराएं हैं, ठीक है। इन्हीं पंचधाराओं का जो पानी है कुंडों में जाता है और बहुत ही सुंदर धाराएं। कभी आपको मौका मिलेगा जाके देखिएगा। चित्र तो मैं इसका ऐड नहीं कर पाया, लेकिन आपको याद रखना आवश्यक होगा। उर्वशी धारा, इंदु धारा, भृगु धारा, ये भृगु धारा है, ठीक है। भृगु धारा, कुर्मु धारा और प्रहलाद धारा। इनको याद, थोड़ा सा नाम टिपिकल है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब क्या करें, याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से पंचधाराओं में कौन सम्मिलित नहीं है। तो आपको ये बिल्कुल ही याद रखना है, चाहे कैसे भी याद रखें, ठीक है। 2 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, 5 बार पढ़ें। उर्वशी धारा, इंदु धारा, भृगु धारा, कुर्मु धारा और प्रहलाद धारा, ठीक है। तो हमने पांचों कुंड पढ़ लिए और पांचों धाराएं पढ़ ली, ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ और चीज़ें। अब कुछ प्रसिद्ध गुफाएं हैं। अब पंच गुफाओं तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये गुफाएं हैं जिनको आपको याद रखना है। व्यास गुफा हम लोगों ने अच्छे से देखी थी, जिसमें हमने बताया था कि वेद व्यास ने यहाँ पर किसकी रचना करी थी, महाभारत की रचना करी थी। इसी के साथ साथ 3 गुफाएं और हैं बद्रीनाथ धाम के प्रपास स्थित, स्कंद गुफा, गरुड़ गुफा, राम गुफा। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है कि स्कंद गुफा कहाँ पर स्थित है, बद्रीनाथ धाम के निकट, केदारनाथ धाम के निकट या गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धामों में इसको दे देगा तो आपको हमें कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाएगा। तो आपको बिल्कुल याद रखना है जो मैंने बताया आपको, ये चीज़ें आपको देखिए। पंचशिलाएं याद रखनी है, पंचकुंड, पंचधाराएं, प्रमुख गुफाएं। पीडीएफ आपको ऐसे अवेलेबल रहेगी, कभी भी आप पढ़ सकते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पर दोनों अपलोड होती है। फिर भी अगर पीडीएफ लेने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो डायरेक्टली आप कमेंट में मैसेज करिए, आपको हम डायरेक्टली आपको पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें। ये अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, उत्तराखंड में चमोली जनपद में स्थित पांचों बद्री हमने पहला बद्री को बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है, जिसे कहते हैं बद्रीनाथ धाम या विशाल बद्री। सेकंड बद्री का नाम है भविष्य बद्री, ठीक है। भविष्य बद्री एक और बद्री आपको स्थित है, जो मैंने आपको मैप पे भी दिखाया था। भविष्य बद्री जो लगभग जोशीमठ से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और तपोवन बुग्याल का नाम आपने सुना होगा। तपोवन के आगे सुबह गलत हो जाएगा, सुबई नामक गांव में स्थित है, ठीक है। सुबई नामक गांव में स्थित है और यहाँ भगवान विष्णु की आदि मूर्ति स्थित है, ठीक है। तो ये आदि मूर्ति भगवान यहाँ पे स्थित है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भविष्य बद्री का जो आप शीतकालीन समय में जैसे बर्फ से ढक जाता है, ये इसका मुख्य द्वार हो गया। और अंदर जाएंगे तो भगवान बद्री की इस प्रकार आपको मूर्ति दिखाएगी, अर्ध मूर्ति दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में अलग अलग मान्यता है कि अर्धमूर्ति क्यों है। एक मान्यता ये है कि जैसे कलयुग आ जाएगा पूरी तरह से, ठीक है, तो कलयुग में जब धरती पूरी समाप्त हो जाएगी तो ये विष्णु अवतार जो कहते हैं कि पूरी तरह से ये मूर्ति पूर्ण हो जाएगी, तब ये मान्यता है। और अगला जो हम देखते हैं पांचों बद्री में 2 बद्री हम देख चुके हैं। एक तो बद्रीनाथ जिसे विशाल बद्री कहा जाता है, दूसरा भविष्य बद्री, तीसरा जो है वृद्ध बद्री, ठीक है। वृद्ध बद्री यह भी जोशीमठ से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पे जो चित्र ऐड हो गया ना, ये भविष्य बद्री का ऐड हो गया, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये भविष्य बद्री का है, ठीक है, भविष्य बद्री, ओके। और ये आप देखेंगे वृद्ध बद्री से, वहाँ पर आपको एक शिला पे भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, जो वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ये देखने को मिलेगा। जोशीमठ से केवल 7 किलोमीटर मार्ग से वृद्ध बद्री मंदिर में सरलता से पहुँचा जा सकता है, ये बात कुछ जानकारी लिखी हुई है, ठीक है। और बद्री स्थल से आते वृद्ध बद्री मंदिर पुराने बद्रीनाथ मंदिर होने की अपनी पुरानी उम्र की छवि रखता है और आज भी दर्शकों और राहगीरों को ध्यान आकर्षित करने प्रेरित करता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। और अगर हम वृद्ध बद्री के मंदिर की बात करें तो ये आपको वृद्ध बद्री मंदिर का चित्र हो जाएगा, पुजारी और ये पूजा करते हुए लोग आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मान्यता क्या है, 2 चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अनीमठ नामक स्थान पर स्थित है। दूसरा, यहाँ पर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को यहाँ पर वृद्ध रूप में दर्शन दिए थे, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला जो बद्री आता है पांचों बद्री में से चौथा बद्री जिसे कहा जाता है। पहली बात तो आपको याद रखनी कि चमोली में ही पांचों के पांचों बद्री स्थित हैं, ठीक है। तो योग ध्यान बद्री चौथा बद्री हमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर योग मुद्रा में भगवान बद्री की मूर्ति स्थित है। ये योग ध्यान बद्री कहाँ पर है,
पांडुकेश्वर नामक स्थान पर स्थित है। जोशीमठ से 24 किलोमीटर दूरी पर पांडुकेश्वर नामक स्थान पर स्थित है। और पांडुकेश्वर का नाम क्यों पढ़ा जाता है, तो पांडुओं के महाराजा पिता, जिसे आप कह सकते हैं महाराजा पांडु ने यहाँ पर तपस्या करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र, योग ध्यान बद्री का ये मंदिर है। ठीक है, यहाँ पर दर्शन भी कर सकते हैं और इसी के साथ योग मुद्रा में भगवान बद्री की ये मूर्ति भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा बद्री। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ क्लियर हो रही होगी, आपको चित्र भी समझ आ रहे होंगे, साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण चीज़ें वो भी आपको याद आनी चाहिए। ठीक है, और अंतिम बद्री जो आपका पांचवा बद्री है, ठीक है, ये आप कह सकते हो कि अल्मोड़ा से थोड़ा सा नज़दीक स्थित है, कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग अल्मोड़ा नज़दीक ही है। ठीक है, देखिए यह मंदिर ये कल हो गया गलती से, कर्ण होगा। ठीक है, कर्ण प्रयाग के निकट स्थित है और 16 छोटे मंदिरों का समूह था। ये तो कभी एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता, लेकिन ये पूछा जा सकता कि किसके समीप स्थित है। ठीक है, तो कर्ण प्रयाग के समीप स्थित है। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नोठा कौतिक जो मेला होता है, नोठा कौतिक जो मेला होता है, इसका आयोजन यहीं पर स्थित है। तो मैंने आपको एक NH 109 बताया था, NH 109 जो रुद्रपुर से आते हुए आपका हल्द्वानी नैनीताल करते हुए आप जैसे कहाँ पहुँचता था, कर्ण प्रयाग पहुँचता था, तो ये NH 109 पर भी स्थित है। ये भी एग्जैक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से मार्ग पर ये आपका आदि बद्री मंदिर स्थित है। तो इस तरह से घुमा के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड में स्थित पंच केदारों की। ठीक है, तो पंच केदारों की बात करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। इसमें आपको मैं यहीं पर छोड़ूंगा, इसे लास्ट स्लाइड ही इसको मान के चल रहा हूँ, क्योंकि समय हो गया है, लगभग 20 मिनट का समय हो गया है। तो आज प्रश्न भी नहीं हो पाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि ये कंप्लीट कर जो पर्यटक स्थल नदी तंत्र कंप्लीट कर फिर क्वेश्चन किए जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको छोड़ना चाहता हूँ, कल फिर कंटिन्यू करेंगे। उत्तराखंड में जैसे हमने पंच बद्री पढ़ लिया, ठीक है, पंच बद्री पढ़ लिया, पांचों बद्री का हमने नाम अच्छे से पढ़ लिए। ठीक है, और उनके बारे में स्टडी भी हम लोगों ने कर ली, जैसे बद्रीनाथ है, वृद्ध बद्री है, भविष्य बद्री है, आदि बद्री है, योग ध्यान बद्री, हमने अच्छे इनके बारे में पढ़ लिया, कहाँ कहाँ पे स्थित भी है उनके बारे में प्रमुख चीजें। उसी प्रकार उत्तराखंड में 5 केदार हैं। ठीक है, 5 केदार हैं, लेकिन पांचों केदारों में से 2 केदार स्थित है चमोली में, बाकी जो 3 केदार है रुद्रप्रयाग में। लेकिन पहले मैं इनको पांचों केदारों को नाम आपको याद करवाना चाहता हूं। ठीक है, पहली चीज देखिए क्लियर लिखी हुई है, पंच केदारों में से 2 केदार ही 2 केदार जो रुद्रनाथ और कल्पेश्वर महाराज है वो चमोली में स्थित हैं, बाकी के सारे रुद्रप्रयाग में स्थित है। जैसे केदारनाथ धाम जो चारों धामों में से प्रमुख धाम है, केदारनाथ धाम, मधमहेश्वर और तुंगनाथ, ये कहाँ पे स्थित है, रुद्रप्रयाग में। तो हम इनको कहाँ पे पढ़ेंगे, जब रुद्रप्रयाग जनपद आएगा तब इसको पढ़ेंगे। ठीक, अब इसमें किसको पढ़ेंगे हम लोग, रुद्रनाथ और चमोली, इन 2 केदारों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने इसके साथ चित्र भी ऐड कर रखा है हर केदार का, आप देख सकते हैं। केदारनाथ धाम का जो पहला केदार हो जाता है उसका चित्र ये हो गया, उसका मधमहेश्वर ये भी आपको स्थित है, और तुंगनाथ आप जो रुद्रप्रयाग में स्थित है, तुंगनाथ मंदिर ये भी आप देख सकते हैं अच्छे से, और रुद्रनाथ मंदिर जो चमोली में स्थित है ये चित्र हो गया, और कल्पेश्वर महाराज, इनको हम पढ़ेंगे, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर महाराज को चमोली जनपद में। ठीक है, अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे। और आज के लिए मैं यहाँ पर क्लोज करना चाह रहा हूँ आज का सेशन, क्योंकि समय हो चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने। तो मैंने आपको बताया 3 या 4 पार्ट में, 5-6 भी पार्ट बन सकते हैं, जितने मैक्सिमम पार्ट आ गए उसी में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हम लोगों ने चमोली जनपद के पार्ट 2 का कवर किया। उम्मीद करता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानकारी मिली होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी आपको एक अगर जैसे हम मनोवैज्ञानिक तौर पे बात करें तो आपके दिमाग में, हमारे मनुष्य के दिमाग में पिक्चर फीड होती हैं, तो पिक्चरों के माध्यम से भी एग्जाम में क्वेश्चन हमारे कभी कभी बन जाते हैं। आप जैसे अभी क्लास करिए, एक बार स्लाइड आप PDF में जरूर देखिएगा, PDF में आप देखेंगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी। ठीक है, PDF के लिए बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, सर गिव मी PDF। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सर भी नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, प्लीज़ प्रोवाइड मी, प्लीज़ ही मत नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, प्रोवाइड मी PDF, तो आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हम समाप्त करते हैं, और फिर हम नेक्स्ट पार्ट में फिर से आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।